हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। सो हम पढ़ रहे हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना यूनिट सेकंड का सीपेच टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक, जिसमें हमने लास्ट कवर किया था अपवार्ड फ्लो कंडीशन। आज उसके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसी से रिलेट करेगा क्विक सैंड कंडीशन। क्विक सैंड कंडीशन ये क्या होती है? ये सॉइल की एक प्रकार के ऐसे आपको कंडीशन देखा जाता है। इसे क्विक सैंड कंडीशन या बॉइलिंग कंडीशन भी बोला जाता है, ठीक। तो ऐसे आपका ये 2 नंबर में पूछ ले सकता है और इससे कभी फॉर्मूला निकल के आएगा तो उससे काफी न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक। समझो ये क्विक सैंड कंडीशन होती क्या है। ये मेनली आपको पहले बात ध्यान रखो, कोहेजन लेस सॉइल में होगा। अब कोहेजन सॉइल में क्यों नहीं होगा? देखो क्या होता है, जब आपका कोई भी जैसे सॉइल मास है, अब उसमें अपवार्ड सीपेज हमने पढ़ा था ना, डाउनवर्ड अपवार्ड ये सीपेज पढ़ा था ना। तो जब अपवार्ड सीपेज ऑब्जर्व किया जाता है किसी कोहेजन लेस सॉइल में, तो वहां क्या होता है, सीपेज प्रेशर ऐसे आपको बढ़ता दिखेगा और ये ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा कि जो वहां पर आपका बॉइंट वेट होता है उसके बराबर हो जाएगा। जब ऐसा हो जाता है तो वहां पर क्या इफेक्टिव स्ट्रेसेस जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। अब मैंने क्या क्या बातें बोली, देखो कैसे रिलेट करना। जैसे मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था पीछे, जब अपवार्ड फ्लो कंडीशन पढ़ाया था तो वहां फॉर्मूला लिखवाया था सिग्मा बार इक्वल टू बॉइंट वेट माइनस सीपेज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये लिखवाया था ना। अब मैंने बोला कि जब आपका क्विक सैंड कंडीशन कब अकर होता है, जब आपका यही अपवार्ड सीपेज कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनते जाना। जब आपका क्या अपवार्ड फ्लो कंडीशन देखने को मिलता है किसी कोहेजन लेस सॉइल में, तब वहां क्या होता है, जो सीपेज फोर्स बोलो या प्रेशर बोलो, ये बढ़ते बढ़ते ऐसे पॉइंट तक आ जाए कि जो ये बॉइंट वेट है इसके बराबर आ जाए। अब सोचो, जब ये और ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो ऊपर की वैल्यू 0, ऊपर की वैल्यू 0 तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस 0, इफेक्टिव स्ट्रेसेस 0 तो वहां पर जो सॉइल की स्ट्रेंथ होती है वो एकदम 0 हो जाती है। जब ये स्ट्रेंथ 0 हो गई तो वहां पर हमें सॉइल ऐसे उबलते हुए या ऐसे क्विक सैंड कंडीशन की तरह दिखता है, ठीक। तो इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्विक सैंड कंडीशन। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, देखो अब मैं लिखते जाऊंगा समझ में आ जाएगा। क्या क्विक सैंड कंडीशन कब देखने को मिलेगा? जब आपका अपवार्ड सीपेज ऑब्जर्व होगा, ठीक। तो लिखो चलो, व्हेन अपवार्ड सीपेज इज ऑब्जर्व्ड, ठीक। जब आपका अपवार्ड सीपेज ऑब्जर्व हो रहा है किसी कोहेजन लेस सॉइल में, इन अ कोहेजन लेस सॉइल, ठीक। अब कोहेजिव सॉइल में क्यों नहीं होता अभी मैं बताऊंगा, ठीक। तो क्या मैंने बोला, व्हेन अपवार्ड सीपेज इज ऑब्जर्व इन अ कोहेजन लेस सॉइल, देन तब आपका ये जो सीपेज आप फोर्स बोलो या प्रेशर बोल दो, ठीक। तो सीपेज जो प्रेशर है वो बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक। तो इंक्रीजेस, ये हमने पूरा प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था, ऐसे हर जगह ट्यूब रख के देखा था, पूरा प्रूफ करके देखा, ठीक। तो जब भी आपका अपवार्ड सीपेज होगा तो वहां सीपेज प्रेशर आपको इंक्रीज होते देखेगा और ये जब एंड इट विल इंक्रीज सच दैट at one point it becomes equal to किसके, इस यही बॉइंट वेट के, ठीक, इक्वल टू बॉइंट वेट ऑफ द सॉइल, ठीक। तो जब ये इसके इक्वल हो गया, आप समझ में आ रहा है ना, पूरा पढ़ो क्या लिखा मैंने यहाँ तक। व्हेन अपवार्ड सीपेज ऑब्जर्व, जब आपका अपवार्ड सीपेज किसी कोहेजन लेस सॉइल में ऑब्जर्व हो रहा है, तब वहां क्या ये सीपेज फोर्स बोलो या प्रेशर बोलो वो आपका बढ़ता हुआ जाता है। हमने प्रैक्टिकल करके देखा, बढ़ेगा ना। जब वो बढ़ते बढ़ते ऐसे पॉइंट तक बढ़ जाए कि वहां पर बॉइंट वेट के बराबर हो जाए, ठीक। तो जब वहां पे बॉइंट वेट के बराबर आ जाए, बताओ ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो वहां पर ये वैल्यू ऊपर की 0, तो ये 0 तो इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाएगा ना। तो हम बोल सकते हैं एंड हेंस जो आपका यहाँ इफेक्टिव स्ट्रेसेस है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस विल बिकम्स 0। तो वहां पर आपका जो ये इफेक्टिव स्ट्रेसेस है वो 0 हो जाएगा, ठीक। तो अगर किसी कोहेजन लेस सॉइल में इफेक्टिव स्ट्रेसेस 0 हो गया, तब वहां पर आपको सॉइल ऐसे उबलते हुए या ऐसे क्विक सैंड कंडीशन बोला जाता है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक।
तो अब लिखो क्या लिखा मैंने, हेंस इफेक्टिव स्ट्रेस विल बिकम जीरो। ठीक, तो इन कोहेजनलेस सॉइल, इन कोहेजनलेस सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल में अगर आपका इफेक्टिव स्ट्रेसेस इज जीरो, अगर आपका इफेक्टिव स्ट्रेसेस जीरो हो गया तब क्या होगा, देन सॉइल लूजेस ऑल इट्स स्ट्रेंथ, पूरी आपकी स्ट्रेंथ लूज कर देगी। ऐसा क्यों, अभी एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, एंड इट विल बिहेव लाइक soil is boiling, ऐसे लिखो, soil is boiling एंड इट विल बिहेव लाइक अ बॉइलिंग कंडीशन। ठीक, तो वो ऐसे बॉइलिंग कंडीशन की तरह बिहेव करेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्विक सैंड कंडीशन या बॉइलिंग कंडीशन भी बोलते हैं। तो ऐसे लिखो, कैसा बॉइलिंग की तरह दिखेगा, तो इसी ऐसे लिख दो, दिस कंडीशन is defined as क्या, बॉइलिंग कंडीशन या इसे क्विक सैंड कंडीशन बोला जाता है, क्विक सैंड कंडीशन। ठीक, तो इस तरह आपको देखने मिलेगा। समझ में आना, पूरा इफेक्टिव स्ट्रेसेस ये आपको पूछ लेता है कैसे पूरा होता है, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके ये फॉर्मूले की मदद से बताया कि आपका क्या, जब अपवार्ड सीपेज देखने मिलेगा तो वहां सीपेज प्रेशर क्या बढ़ते हुए जाएगा, बढ़ते बढ़ते ये क्या बॉइंट वेट के बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो जाते तो वहां इफेक्टिव स्ट्रेसेस जीरो हो जाता है। अगर इफेक्टिव स्ट्रेसेस जीरो हो गया तो सॉइल पूरी अपनी स्ट्रेंथ हट जाती है, मतलब उसकी खत्म हो जाती है। स्ट्रेंथ खत्म हो गई तो उसे आपको बॉइलिंग की तरह दिखेगी। उसी बॉइलिंग की तरह जब आपको दिख रहा है वही आपका बॉइलिंग कंडीशन या क्विक सैंड कंडीशन बोला जाता है। अब ऐसे मैंने कैसे बोल दिया, अभी जब आगे पढ़ेंगे ना तो वहां एक कंडीशन, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, टॉ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा बार tan फाई। ये अभी हम तरजागी इक्वेशन आगे आएगा तो हम इसे देखेंगे। बस यहाँ नाम ध्यान रखो, ऐसे टा इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाई। ठीक, अब यहाँ सी क्या है, सी आपका वही कोहेजन है, कोहेजनलेस है, ये दिखा रहे। तो कोहेजनलेस है मतलब ये इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सिग्मा बार जीरो हो गया मतलब टॉ की वैल्यू जीरो, मतलब सॉइल की स्ट्रेंथ ही जीरो। लेकिन ये कोहेजिव सॉइल में सी की वैल्यू जीरो नहीं होती। ठीक, तो सी की कुछ वैल्यू होती है, तो इसलिए आपका कोहेजिव सॉइल के कंडीशन में ये जो फिनोमिना अकर हो रहा है ये नहीं अकर होता। ठीक, तो ऐसे लिखना चाहो लिख लो कि ये जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इज नॉट फॉर, किसके लिए, कोहेजिव, जैसे कि आप बोल सकते हो क्ले सॉइल हो गया, ये एक प्रकार का आपका होता है ना कोहेजिव सॉइल, क्ले सॉइल। ठीक, लेना अच्छे से, तो क्ले सॉइल। ठीक, क्या लिखा, दिस फिनोमेना इज नॉट फॉर द कोहेजिव सॉइल्स। ठीक, बिकॉज इवन इसमें अगर आपका इवन इफ इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो तब भी उसमें स्ट्रेंथ कुछ बच जाते हैं, देन आल्सो विल हैव स्ट्रेंथ, किसकी वजह से, स्ट्रेंथ ड्यू टू कोहेजन की वजह से, ड्यू टू कोहेजन। ठीक, फिर से ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, टॉ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा बार tan फाई। ठीक, अब आप बताओ, अगर ये सिग्मा बार जीरो हो जा रहा है फिर भी कोहेजन की वजह से इसमें कुछ स्ट्रेंथ बच जा रहा है, इसीलिए इस कंडीशन में कोहेजिव सॉइल में ये क्विक सैंड कंडीशन नहीं देखने को मिलता। ठीक, ये मैं क्यों हाईलाइट करके बता रहा हूँ, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका क्विक सैंड कंडीशन कोहेजिव सॉइल में देखने को मिलता है कि कोहेजन लेस सॉइल में। ठीक, पूरा केस समझ में आया। ठीक, चलो अब इससे एक फॉर्मूला निकालते हैं। समझ में आना सबको, मैंने काफी आराम से बताया, काफी लोग को ये नहीं समझ में आता। ठीक, चलो अब हम देखते हैं इसी की सहायता से एक फॉर्मूला। हमने यहाँ कौन सी कंडीशन ली, अपवार्ड सीपेज कंडीशन। ठीक, कौन सा लिया, अपवार्ड सीपेज कंडीशन, यही लिया ना। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला भी निकाला नहीं, हमने डायरेक्ट लिखवा दिया था कि सिग्मा बार इक्वल टू क्या होता है, पॉइंट वेट माइनस का क्या, सीपेज
प्रेशर लिखो या फोर्स लिख दो, एक ही बात है, ठीक। तो ये हम प्रेशर लिख दे रहे हैं डिवाइडेड बाय एरिया, ये लिखवाया था, ठीक। अब मैंने बॉइंट वेट और ये सीपेज का सबका फॉर्मूला लिखवाया था, सबका फॉर्मूला कुछ इस तरह लिखवाया था। कैसे? बॉइंट वेट को मैंने बोला था जब भी डिफाइन करना तो गामा सबमर्ज इनटू जितनी हाइट रहेगी वो दिखा देना, माइनस का आपका सीपेज के लिए जितना हेड लॉस होगा या हेड कॉजिंग फ्लो बोला जाता है SL, उसमें बस आपको यूनिट वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। ये आपका क्या सीपेज प्रेशर का हो जाता है और इसको एरिया से डिवाइड कर देना, ये मैंने लिखवाया, ठीक। अगर अब हम कंडीशन ले कि हमारा क्विक कंडीशन आ गया, यहाँ हम कंडीशन लेके चलने फॉर बॉइलिंग कंडीशन या क्विक सेंड कंडीशन लिख लो, फॉर बॉइलिंग कंडीशन ये लेके चलें तो इसका मतलब क्या है, वहां इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जा रहा, यही तो हो रहा है, ठीक। चलो बढ़िया, तो यहाँ पर इसको हम 0 कर दे रहे हैं, चलो ये 0 हो गया, तो क्या बचा, गामा सबमर्ज्ड इंटू H माइनस HL इंटू गामा W डिवाइडेड बाई A, ये बचा ना। अब A को इधर भेज दो, ये भी 0 हो गया, बचा क्या, बचा आपके पास 0 गामा सबमर्ज इंटू H माइनस HL इंटू गामा W, ठीक बढ़िया। अब एक को इधर भेज दो, एक को इधर भेज दो, क्योंकि एक माइनस है इधर आ जाए, ठीक। तो मतलब ऐसे कर दे, गामा सबमर्ज इंटू कैपिटल H इक्वल टू हेड कॉजिंग फ्लो इंटू गामा W, ठीक। अब यहाँ HL क्या है, आपका हेड कॉजिंग फ्लो जो है पूरा लेंथ है, ठीक, मतलब हेड कॉजिंग फ्लो आपने पढ़ा था ना। अभी इससे एक चीज लिखूंगा तो इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, हेड कॉजिंग फ्लो। और ये H जो है ये पूरी लेंथ बता रहा है यहाँ पर कि पूरा कितना लेंथ रहेगा, लेंथ ऑफ रजिस्टिंग मीडियम, ये लेंथ ऑफ रजिस्टिंग मीडियम ये है, ठीक, इतना ठीक है। अब देखो इसको इधर भेज दे रहे हैं, कुछ इस तरह मैं लिख रहा हूँ, देखो गामा सबमर्ज के नीचे गामा W को लिख दे रहा हूँ ऐसे, गामा सबमर्ज डिवाइडेड बाय गामा W, क्लियर है ना। बस इसको इधर लाके भेज दिया और ये H को इधर ले आया, मतलब HL बाई कैपिटल H। अब बताओ यहाँ पर ये हेड कॉजिंग फ्लो डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रजिस्टिंग मीडियम क्या होता है, आपको याद है क्या होता, I से हमने डिनोट किया था, सबको ध्यान है, क्या बोले थे इसको, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या, गामा सबमर्ज डिवाइडेड बाई गामा W, और ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आता है इससे डिनोट करते हैं ICR, ये क्या होता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोला जाता है, ठीक। ये आप फॉर्मूला ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, ICR क्या बोला जाता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब इसका डिफिनीशन भी पूछ लिया है कभी कभी कि क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एक तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो अलग है, क्या कि हेड कॉजिंग फ्लो डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रजिस्टिंग मीडियम, वो तो आपका अलग था ऐसे डेल्टा H बाई कैपिटल L, ये तो आपने पढ़ा था। ये दूसरा है, ये क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, मतलब कि ये ऐसा ग्रेडियंट होता है जहां जस्ट आपका ये क्विक सेंड कंडीशन या बॉइलिंग कंडीशन आने वाली होती है, वही आपका कहलाता है। चलो मैं लिख दे रहा हूँ डिफिनीशन भी इसका, ठीक। तो क्या लिख दो यहाँ कि क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट is the hydraulic gradient at which boiling condition, या आप क्विक सैंड कंडीशन भी लिख लो, दोनों लिखवा दे रहा हूँ, क्विक सैंड कंडीशन आपकी एग्जिस्ट होने वाली है, ठीक, एग्जिस्ट, ठीक। तो तुरंत जहां पर आपका जस्ट आपका क्या बॉइलिंग कंडीशन या क्विक सैंड कंडीशन देखने को मिले, वही आपका क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहलाता है। इसे चेंज करके और भी फार्मूला लिख सकते हो, कैसे, आप सबने पढ़ा था ना वहां पीछे कि गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, देखो ऐसे लिख सकते हो इसे, गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू आप सबने पढ़ा होगा, गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू G माइनस 1 इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस E, ये सबने पढ़ा ना, बस इसके स्थान पे ये रख दो, यही ला के रख दो गामा सबमर्ज में, क्या, G माइनस 1 इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस E, ठीक। और ये नीचे ऑलरेडी है गामा W, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू I क्रिटिकल। अब यहाँ से गामा W से गामा W काट दो, तो यहाँ एक तरह से और आप क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल सकते हो, क्या, G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E, ठीक, इक्वल टू
क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ जी आपका वही स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये वाइड रेशियो आपका है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ई आपका क्या है, वाइड रेशियो। ठीक, तो ये भी फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूलेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी। अब यहाँ पर दो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एक क्रिटिकल, एक आपको जो पहला हाइड्रोलिक ग्रेडियंट था आई। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए हमेशा हम क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हमेशा ग्रेटर देन लेके चलते हैं, कौन से, एक्चुअल वाले से। तो ऐसे लिख लो कि जो फॉर सेफ्टी पर्पज, कि हमारा क्विक सेंड कंडीशन या बॉइलिंग कंडीशन आपको कहीं अकड़ ना हो, इसके लिए। ठीक, एक सेकेंड, तो यहाँ लिखो कि फॉर सेफ्टी अगेंस्ट किसके, बॉइलिंग कंडीशन, बॉइलिंग या क्विक सेंड दोनों लिखना, वही एक ही बात है। ठीक, तो हम आपकी बॉइलिंग कंडीशन या क्विक सेंड कंडीशन ना करो, इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपका एक्चुअल आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो लेस देन होना चाहिए किसके, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। ये हम हमेशा लेके चलते हैं। ठीक, चलो, तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है डिवाइडेड बाय एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है तो इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला कहाँ से आया अगर आपको जानना हो, देखो ऐसे कुछ आता है, यहाँ मैं साइड में प्रूफ करा दे रहा हूँ। देखो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होता है आपका बॉइंट वेट, ये भी ध्यान रखना, अभी आगे ये भी काम आ जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या, बॉइंट वेट अपॉन सीपेज प्रेशर, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। तो यहाँ पर बॉइंट वेट का मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया था, गामा सबमर्ज्ड इनटू कैपिटल एच, और सीपेज प्रेशर का क्या लिखवाया था, गामा डब्ल्यू इंटू एच एल, ये लिखवाया था। अब यहाँ बताओ गामा सबमर्ज्ड डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू क्या लिखा है पीछे, गामा सबमर्ज्ड डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू, हमने क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लिखा है। ठीक, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ICR, और यहाँ एच, ये देखो ये इसके नीचे आ जाएगा, और यहाँ HL बाई एच आपका हो जाता है एक्चुअल I। ठीक, तो यहाँ से ये निकल के आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक, तो इस तरह ये निकल के आता है क्या, I क्रिटिकल डिवाइडेड बाई I। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के। ठीक, सबको पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, हमारा ये कंडीशन ना करो, इसके लिए हम ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर, क्विक सेंड कंडीशन क्या होता है। ठीक, अब आपको अगर प्रिवेंट करना हो, जैसे कि आपने कोई डैम वैम बनाया, आप चाहते हैं कि उसमें आपका ये क्विक सेंड कंडीशन या बॉइलिंग कंडीशन ना आकर हो, तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ हेडिंग डालो, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट्स क्विक सेंड कंडीशन, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपके कोई भी स्ट्रक्चर में ना आए। ठीक, तो दो मेथड होता है, एक तो आप क्या लगा दे, ऐसे सीट पाई लगा दे, जहां से मतलब आपका आकर होने वाला है, सीट पाई लगा दे। सीट, आप देखो सीट पाई लगाएंगे तो वहाँ लेंथ बढ़ जाएगा, तो उससे जो एक्चुअल वाला है ये ग्रेडियंट वो कम हो जाएगा, तो वहाँ सेफ्टी मिल जाएगी। एक आपका आता है ऐसे एडिशनल सरचार्ज ऐड कर दे, उससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। कैसे होता है, देखो पहला मैंने बोला कि आप कोई सीट पाइल ऐसे लगा दे, कैसे, अभी मैं बना के फिगर बना के बता दे रहा हूँ कि पहला आप क्या करते हैं, सीट पाइल्स प्लेस्ड एट डाउन स्ट्रीम। ठीक, अब ये क्या करना है, रुको एक सेकंड, चलो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सीट पाइल लगा दे रहा हूँ। जैसे मानो ये मेरा कोई मिट्टी का डैम है, ये ऐसे डैम बना रहा हूं मिट्टी का। ठीक, ये आपका मान लो ऐसे डैम है, और यहां तक आपका पूरा ऐसे पानी भरा हुआ है। ये दूसरे पेन से दिखा दे रहा हूं, मान लो यहां तक ऐसे पानी एक साइड पूरा ऐसे भरा हुआ है, ऐसे ही होता है ना, एक साइड ऐसे भरा हुआ है। ठीक, ये पूरा आपका वाटर है। अब यहाँ से वाटर क्या हो रहा है आपका, ऐसे सीपेज के थ्रू, मान लो ये आपका अपवर्ड साइड है, और यहाँ ऐसे डाउनवर्ड साइड, यहाँ से आपका रोड या कुछ भी जो बन सकता है वो बना हुआ है। ठीक, ऐसे ही तो होता है, एक साइड पे आपका
पानी भरा होता है, एक साइड पे आपका ऐसे रोड रोड कुछ भी बना हुआ होता है। ठीक, ये आपका अदर साइड है। ठीक, ये मान लो अपवर्ड, ये डाउन स्ट्रीम साइड। अब यहाँ से मान लो ऐसे पानी सीपेज के थ्रू ऐसे जा रहा है, इधर ऐसे इधर जा रहा है, ऐसे मान लो ऐसे जा रहा है। ठीक, ऐसे जा रहा है और यहाँ आपका क्या क्विक सैंड कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ कैसे प्रिवेंट करेंगे, आपको क्या करना है, बस यहाँ पर ऐसे एक सीट पाइल, अब ये कंक्रीट की बनती है, बहुत चीज़ों की बनती है, जैसा आपका स्ट्रक्चर है आप ऐसे लगा दी हैं, ये आपका क्या है, ऐसे सीट पाइल होता है, बस ऐसे आपने यहाँ लगा दिया। अब इससे क्या होगा, ये देखो आपने ऐसे लगा दिया पूरे अच्छे से। ठीक, अब इससे क्या हुआ, जब आपका पानी यहाँ सीपेज के थ्रू ऐसे आएगा ना, तो अब इसको और भी दूरी ट्रेवल करके, मतलब पूरा यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रेवल करके फिर तब यहाँ पर ऐसे ट्रेवल करके इतना जाना है, मतलब आपको लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम आपने बढ़ा दिया। अब इससे क्या होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इक्वल टू हेड काउजिंग फ्लो डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम एल, ये पढ़ा है ना। तो आई, अब यहाँ पर आपने लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम आपने बढ़ा दिया, एल की वैल्यू बढ़ा रहे हो ना। देखो अब इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके इतना दो, पहले क्या ऐसे डायरेक्ट जाकर यहाँ पहुंच जा रहा था, लेकिन अब आपने क्या किया, ऐसे लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम बढ़ा दिया। अब बताओ इसकी वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू घटेगी कि नहीं, घटेगी। जब इसकी वैल्यू इतनी घट जाए कि आई की वैल्यू लेस देन आई क्रिटिकल अगर हो जाएगा, तो वहां पर आपका क्विक सैंड कंडीशन या बॉइलिंग कंडीशन देखने को नहीं मिलता। हमने पीछे लिखा भी, कहाँ लिखा था, देखो कहाँ लिखा, अभी लिखा था मैंने, देखो यहाँ लिखा है कि सेफ्टी अगर बॉइलिंग कंडीशन ना आए तो हम क्या चाहते हैं कि आपका जो एक्चुअल ग्रेडियंट होता है वो लेस देन रहे क्रिटिकल के, तो यहाँ हम वही करते हैं। ठीक, मतलब एक्चुअल ग्रेडियंट की वैल्यू को इतना घटा देते हैं कि वो क्रिटिकल से बहुत कम हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा ना, ऐसे लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम आपको बस बढ़ा देना है। ठीक, तो ये करना है। चलो तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में, सबको समझ में आया ना, कोई ये टफ नहीं है। ठीक, चलो क्या करेंगे, सीट पाइल्स क्या कर देगा, इंक्रीजेस क्या, लेंथ ऑफ फ्लो को, और उससे क्या होगा, एंड देयरफॉर जो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कहाँ तक, ऐसे जो आपका क्रिटिकल रहेगा उससे भी नीचे, बिलो द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, उससे क्या होगा, आपका जो भी बॉइलिंग कंडीशन आएगा वो प्रिवेंट हो जाएगा। एंड हेंस बॉइलिंग या क्विक सैंड कंडीशन बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक, तो हेंस बॉइलिंग कंडीशन इज प्रिवेंटेड। ठीक, तो कुछ इस तरह आप प्रिवेंट कर लेंगे, प्रिवेंटेड। ठीक, क्लियर ना। तो ये तो आपका पहला मेथड आ गया। अब दूसरा मेथड क्या होगा, बस यहीं पर आप एडिशनल सरचार्ज रख देंगे। सरचार्ज मतलब कुछ एडिशनल ऐसे वेट लाकर रख देंगे। अब इससे क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू बढ़ेगी। कैसे, चलो अभी बता रहा हूं। तो सेकंड लिखो, कैसे, एडिशनल सरचार्ज रख के, एडिशनल सरचार्ज कहाँ पर, एट दी डाउन स्ट्रीम पे, देखो कैसे। अब माना फिर से हम वही कंडीशन लेके चल रहे हैं। एक मैंने डैम ही बनाया, इसका डैम नहीं, देखो नाम नहीं ध्यान आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, आपका जो ये पानी रोकने काम करता है। ठीक, ऐसे बोल दे रहा हूँ, नाम नहीं मुझे ध्यान आ रहा है, अभी बोला था मैंने। देखो ये मैंने बना दिया, अब ये मिट्टी का बना हुआ है। अब यहाँ आपका इधर साइड आपका पानी फिल है, यहाँ तक आपका पानी फिल है। ठीक, और आपने अब यहाँ पर क्या किया, एडिशनल सरचार्ज लगाना है। ठीक, चलो तो अब आपका जैसे मान लो क्या हो रहा था, ऐसे सीपेज यहाँ हो रहा था, ऐसे सीपेज ऐसे यहाँ हो रहा था, ऐसे यहाँ अकर हो रहा था इस जगह पे। ठीक, तो ऐसे आपको यहाँ सीपेज जैसे देखने को मिलेगा। ठीक, तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर एडिशनल ऐसे कुछ लाकर वेट रख दें, वेट मतलब कुछ ऐसे लाकर सरचार्ज बोला जाता है टेक्निकल टर्म में। ठीक, तो एडिशनल आप यहाँ
कुछ सरचार्ज लाकर रख दिए। अब इससे क्या होता है, देखो अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, पढ़ाया था ना कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या, बॉइंट वेट, बॉइंट BOUYANT, बॉइंट वेट डिवाइडेड बाई क्या, सीपेज प्रेशर। ठीक, तो सीपेज प्रेशर तो यही हो रहा है जो नीचे से जा रहा है, यही है। अब पॉइंट वेट ऊपर से जो आपका वेट लगता है, यही ना, ऐसे ऊपर से जो आपका एडिशनल वेट लगता है वही, लेकिन अब आपने एडिशनल कुछ यहाँ पर देखो एडिशनल वेट रख दिया, एडिशनल सरचार्ज रखा, एडिशनल सरचार्ज, ठीक, एडिशनल सरचार्ज रखा। अब बताओ ऊपर की वैल्यू बढ़ रही कि नहीं, यहाँ पर एडिशनल आपका वेट कुछ टर्म आएगा, कुछ वैल्यू आएगी, तो फैक्टर ऑफ ये वैल्यू कांस्टेंट है, जितना आ रहा था उतना, सीपेज प्रेशर तो उतना ही लग रहा है, ठीक। तो ये आपने ऊपर बढ़ा दिया तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी बढ़ रही है। जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ गया मतलब आपका यहाँ पर जो बॉइलिंग कंडीशन है और या आपका क्विक सेंड कंडीशन है वो प्रिवेंट हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक, क्लियर है ना, समझ में आया? चलो तो लिख लो यही, ड्यू टू एडिशनल सरचार्ज, ठीक, एडिशनल सरचार्ज की वजह से आपका क्या हो रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेस। इससे क्या होता है, इंक्रीज होगा तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका जो होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होगा वो एक्चुअल वाला हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज, ठीक, कहाँ तक, बियॉन्ड क्रिटिकल वैल्यू तक, क्रिटिकल वैल्यू तक, ठीक। और इससे आपका क्या होगा, एनहांस बॉइलिंग कंडीशन इज प्रिवेंटेड, कंडीशन इज प्रिवेंटेड, ठीक, क्लियर ना। चलो अब यहाँ मैंने ये लिखा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, कैसे होगी समझ में आ रहा है? देखो यहाँ मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू लिखा था, ये ना, देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू लिखा था कि आई क्रिटिकल डिवाइडेड बाय आई, ये लिखा था ना। अब यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये वैल्यू आपकी बढ़ रही है ना, इसको इधर भेजो, ऐसे कर दें, आई इक्वल टू ICR डिवाइडेड बाई और फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब बताओ ये वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो ये घटेगी कि नहीं, घटेगी ना। कुछ इस तरह रिलेट करके ये पूरा लिखा गया है, ऐसे डायरेक्ट अगर ना समझ में आया, ये आपको बस समझने के ऊपर है, ठीक। तो समझ में आया ना कि एडिशनल सरचार्ज से आपका कैसे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ेगी और एक्चुअल वाली की घटेगी, ठीक। चलो समझ में आया सबको कि हम कैसे क्विक सेंड कंडीशन को प्रिवेंट कर लेंगे। चलो कोई टफ नहीं था, सबको समझ में आया होगा, ये कई लोग को नहीं समझ में आता। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन। अब ये क्या आ गया, अब देखो लाप्लास इक्वेशन क्या होता है कि अब तक हमने पढ़ा कि आपका जो भी सीपेज हो रहा था वो एक डायरेक्शन में हो रहा था, हमने एक ही डायरेक्शन में पढ़ा ना। लेकिन अब अगर हमें यही सीपेज दो डायरेक्शन में स्टडी करना हो तो वहां हमें यूज करना होता है लाप्लास इक्वेशन, ठीक। चलो तो अब यहाँ हम लिखेंगे कि जब भी आपका सीपेज, व्हेन सीपेज आपका क्या दो डायरेक्शन में अकर्स इन टू डायरेक्शन, जब आपका दो डायरेक्शन में अकर हो, दो डायरेक्शन या डायमेंशन बोल दो, टू डायमेंशन में हो, तब वहां पर देन दी लाप्लास इक्वेशन इज यूज्ड, देन लाप्लास इक्वेशन इज यूज्ड, ठीक। तो वहां पर हम लाप्लास इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक। तो लाप्लास इक्वेशन मेनली क्या काम है, बस समझ में आना कि दो डायरेक्शन में आपका दो डायमेंशन, जैसे एक आपका एक्स वाई, ऐसे दो डायरेक्शन में अगर आपको चाहिए है क्या सीपेज का स्टडी करना, तो वहां पर आपको लाप्लास इक्वेशन यूज करना है। आपका जो ये लाप्लास इक्वेशन है एक प्रकार से आपका जो पूरा हाइड्रोलिक लॉसेस है सॉइल मीडियम में वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से लिख लो कि लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास, अभी क्या होता है मैं लिख दे रहा हूँ, अभी इसका प्रूफ भी करा रहा हूँ, आया है कई बार, ठीक। तो लाप्लास इक्वेशन रिप्रेजेंट्स क्या, द हाइड्रोलिक लॉसेस विद इन द सॉइल मास, कितना आपका हाइड्रोलिक लॉस हो रहा है पूरे सॉइल मीडियम में वो आपका दिखाएगा, ठीक। तो हाइड्रोलिक लॉसेस
विद इन द सॉइल मास, विद इन द सॉइल मास। ठीक, ये आपका दिखाता है लाप्लास इक्वेशन। अब लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, तो डेल एच स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर, ये आपका होता है लाप्लास इक्वेशन। ये कंडीशन कब होगी, जब आपका आइसोट्रॉपिक सॉइल होता है। अब आइसोट्रॉपिक क्या होता है सबको मालूम होगा, लेकिन मैं एक बार बता दे रहा हूं। आइसोट्रॉपिक सॉइल आपका, जब ये आइसोट्रॉपिक सॉइल कंडीशन होगा तब ये फॉर्मूला है। अगर वही एन आइसोट्रॉपिक होगा तब यहाँ पर के एक्स आ जाता है। देखो क्या आ जाता है, के एक्स डेल स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ के वाई, और ये क्या होता है डेल स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ के एक्स और के वाई आ जाता है। ऐसा क्यों, अभी देखो बता रहा हूँ, एक सेकेंड ये लिख दूँ। एन आइसोट्रॉपिक कंडीशन, एन आइसोट्रॉपिक सॉइल कंडीशन। अब आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा सोम में कि आइसोट्रॉपिक एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है। अब देखो मैं यहाँ हाथ में लिख दे रहा हूँ, समझ जाना कि मान लो ये आपका कोई सॉइल मीडियम है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपकी ये के से हम परमिबिलिटी को दिखाते हैं। ठीक, तो मान लो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में आपका सीपेज बोलो या परमिबिलिटी हो रहा है। मान लो ये के वाई और के एक्स ये हो रहा है। अगर ये आपका कोई भी प्रॉपर्टी आपका दोनों डायरेक्शन एक्स और वाई इस दोनों डायरेक्शन में बराबर होता है तो उसे बोला जाता है आइसोट्रॉपिक सॉइल कंडीशन। अब कोई भी पॉइंट लो, ऐसे कोई भी, मान लो ये पूरा मेरा हाथ सॉइल मीडियम है। अब इसमें मैंने लिए ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, इन दोनों में जो भी आपका सीपेज या परमिबिलिटी हो रहा है, कोई भी सॉइल की इक्वलिटी अगर दोनों डायरेक्शन में इक्वल है, मतलब के एक्स बराबर के वाई है, अगर ये दोनों इक्वल रहता है तो उसे बोला जाता है क्या, आइसोट्रॉपिक कंडीशन। आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं इक्वल है तो उसे बोला जाता है एन आइसोट्रॉपिक। ठीक, मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में अगर सॉइल के किसी भी पॉइंट पे आपका पूरा हाथ में कहीं भी लो, अगर दोनों डायरेक्शन में कहीं इक्वल है तो उसे बोला जाता है आइसोट्रॉपिक सॉइल कंडीशन, और अगर नहीं इक्वल है तो उसे एन आइसोट्रॉपिक। अब इक्वल रहता है तो इसी को कॉमन लेके से बाहर 0 में भेज दिया गया है, इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा है, और यहाँ नहीं इक्वल है इसलिए इसमें लिखा गया है। ठीक, समझ में आया ना कि आपका लाप्लास इक्वेशन क्या होता है। अब चलो इसको प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ जैसे आपके एग्जाम में आया हुआ है तो इसको प्रूफ करवा दे रहा हूँ। ठीक, तो अब प्रूफ करते हैं लाप्लास इक्वेशन को। कैसे करेंगे उसके लिए देखो मैं एक क्यूब बना रहा हूँ, ये कुछ इस तरह। चलो ठीक बन जाए। ये मान लिया मेरा एक क्यूब है। ठीक, ऐसे है। ठीक, अब मान लो इसमें सभी डायरेक्शन मान ले रहे हैं। इसका लेंथ हम मान ले रहे हैं डेल्टा एक्स लेंथ है, और ये वाई में डेल्टा वाई है। ठीक, अब ये सब बराबर होना चाहिए। देखो मैं इसे बना नहीं सही से, आप लोग स्केल से बनाना अच्छे से। ठीक, अब माना एक्स डायरेक्शन में ऐसे कोई आपका फ्लो हो रहा है, मान लो ये वी एक्स का ऐसे फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से जब ये बाहर ऐसे निकलता है तो ये एडिशनल वी एक्स प्लस में क्या आ जाता है, डेल वी एक्स डिवाइडेड बाई आपका डेल एक्स इंटू में डेल्टा एक्स आ जाता है। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का पार्ट है, आप सबको आना चाहिए, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, ऐसे ध्यान रखना। ऐसे ऊपर से जब आपका वाई डायरेक्शन आएगा, मान लो ये वी वाई, और यहाँ से जब निकलेगा ये तो वी वाई प्लस में डेल वी वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई इंटू में डेल्टा डेल वाई हो जाएगा। ठीक, ये आपका आ जाएगा वाई डायरेक्शन में। समझ में आया। चलो, तो इसे हम आप क्या कर दे रहे हैं, यहीं पे कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई कर दे रहे हैं। ये समझ में आया ना कैसे हो रहा है। ये मैंने कोई एक सॉइल मीडियम लिया, क्यूब ऐसे मान लिया, ऐसे भी एक्स डायरेक्शन में फ्लो हुआ, जब बाहर निकला तो एडिशनल कुछ इतना हो गया। ऐसे वाई डायरेक्शन से जब फ्लो किया तो यहाँ पर जब बाहर निकला तो यहाँ पर इतनी वैल्यू हो गई। ठीक, क्लियर। चलो अब यहाँ हम अप्लाई कर दे रहे हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अप्लाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सबको मालूम है, a1 v1 प्लस a इक्वल टू a2 v2 यही होता है ना। तो आप क्या करेंगे, एक बार ये दोनों ऐड कर देंगे और एक बार ये दोनों ऐड करके इक्वल कर दो, मतलब एरिया और ये वैल्यू को, जो वैल्यू है वो रख के। ठीक, तो क्या एरिया इधर का क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन का, तो ये आपका लेंथ यहाँ भी वाई ही रहेगा ना, डेल्टा वाई, और ये इसको जो इधर लेंथ है इसको 1 मान लो। ठीक, तो एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इंटू 1, ये तो एरिया हो गया। और a1 v1 मतलब वेलोसिटी कितनी है, vx है। ठीक, समझ में आया ना। ऐसे y डायरेक्शन में देख लो क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा x इंटू 1
डेल्टा एक्स इंटू 1, और ये वेलोसिटी कितना है वी वाई। ये समझ में आया सबको? चलो ऐसे इक्वल कर दो। अब ये जो निकल रहा है बाहर इधर इक्वल कर दो। अब ये क्या एरिया हो जाएगा, यहाँ A2 हो जाएगा डेल्टा वाई इंटू 1 और डिवाइडेड बाई वी एक्स प्लस डेल वी एक्स डेल्टा एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक, ये आपका हो गया, समझ में आया ना? ये आपका A1 हो गया। ऐसे सेम इधर वाला ये वाई डायरेक्शन वाला ऐड कर लो। प्लस में आपका वाई डायरेक्शन में क्या एरिया हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू 1 और मल्टीप्लाई में क्या, ये पूरा आपकी वैल्यू वी वाई प्लस डेल वी वाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई। समझ में आया ना सबको? थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक, क्या किया, A1 आपका A1 निकाला, फिर हमने बी की वैल्यू ली, प्लस में वाई डायरेक्शन में ऐसे कर दिया। सेम ऐसे A2 निकाला, फिर जो वैल्यू थी वो रख दिया एक्स डायरेक्शन का, फिर ऐसे हमने वाई डायरेक्शन का एरिया निकाला और वैल्यू रख दी। ठीक, क्लियर? अब इसको सही से पूरा लिखते रहे एक लाइन में, अभी कुछ वैल्यू कटेगी। अब देखो ये पूरा ऐसे लिखोगे, डेल्टा वाई इंटू वी एक्स प्लस ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू वी वाई, ये हो जाएगा। ऐसे सेम इधर ये मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा वी एक्स, ये देखो इधर वी एक्स इंटू डेल वाई प्लस में, अब ये पूरा इसके अंदर भी जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा डेल वी एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू में डेल एक्स, ओ सॉरी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक, ऐसे जो करते जा रहा हूँ ध्यान देना, आप लोग भी करना खुद से। ठीक, नहीं तो ऐसे सुनते रहोगे नहीं समझ में आएगा। प्लस में अब ये डेल्टा एक्स इसमें पूरा ये इसे ब्रैकेट में कर लेना, ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा एक्स इसमें होगा, मतलब वी वाई इंटू डेल्टा एक्स प्लस में अब ये इधर आएगा डेल वी वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स, ये इधर ऐसे हो गया। ठीक, समझ में आया ना? ध्यान देना थोड़ा। चलो अब यहाँ पर देखो कुछ कट रहा है ना, देखो ये डेल्टा वाई इंटू वी एक्स, अब देखो यहाँ भी है, कहाँ डेल्टा वाई इंटू वी एक्स, ये रहा डेल्टा वाई इंटू वी एक्स, ये इससे कट जाएगा, और डेल्टा एक्स इंटू वी आई डेल्टा एक्स इंटू वी वाई, ये इधर कट गया। मतलब आपका इधर की वैल्यू 0 और इधर कितना बचा, डेल वी एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस में आपका बचा डेल वी वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई इंटू डेल वाई इंटू डेल्टा एक्स, ये वैल्यू बची। ठीक, क्लियर? अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यू आपका कॉमन है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, इसको कॉमन लेके इधर भेज दो। फाइनली आपका वैल्यू क्या बचेगा, यहाँ पर फाइनली वैल्यू बचेगा डेल वी एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल वी वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई इक्वल टू 0। समझ में आया ना? ये दोनों कॉमन है, कॉमन लेके इधर भेज दो, 0 कर दिया, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। समझ में आया ना? तो यहाँ से ये आपको एक इक्वेशन मिली, इसको अच्छे से ऐसे लिखूं, चलो सही है, ऐसे ये आपको एक इक्वेशन मिल गई ना? चलो अब यहाँ पर आपका अभी मैंने अजम्पशन नहीं लिखा, लेकिन अजम्पशन होता है कि डार्सी लॉ वैलिड होता है। डार्सी लॉ ने क्या दिया था कि आपका जो वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, तो वहां से हमने फॉर्मूला निकाला था। तो ऐसे हम एक्स और वाई डायरेक्शन में करें तो वी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के एक्स इंटू आई, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक, सेम ऐसे वाई डायरेक्शन में वी वाई इक्वल टू के वाई इंटू आई, ये लिख सकते हैं, सबको मालूम ना? चलो तो ये अभी ऐसे लिखते जाओ, और यहाँ पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू लिख देना एच डिवाइडेड बाई, ऐसे एक्स और वाई डायरेक्शन में लेके चलना। एक्स डायरेक्शन में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इक्वल टू हो जाएगा जो आपका हेड कॉजिंग फ्लो डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ रेजिस्टिंग मीडियम एल एक्स मान लो। ठीक, सेम ऐसे वाई डायरेक्शन में मान लो आई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाई एल वाई। अब जो वैल्यू निकालो यहाँ रख दो। अब जैसे वी एक्स की वैल्यू निकालो के एक्स, और ये एच बाई एल एक्स यहाँ ऐसे रख देना, मतलब देखो कुछ इस तरह। अब यहाँ देखो कुछ इस तरह, अगर आपको यहाँ अब वी एक्स लिखना है तो वी एक्स इक्वल टू हमने क्या निकाला था, के एक्स इंटू आई, ये निकाला था। ठीक, तो के एक्स बराबर, अब यहाँ लिख सकते हो आई की वैल्यू क्या लिखा मैंने, यहाँ देखो एच डिवाइडेड बाई एल एक्स लिखा। ठीक, तो यहाँ पर एच डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के टर्म में, जैसे पूरा आपका डिफरेंशिएशन है ना, देखो पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन में है, तो यहाँ पर जो आपने एक्स लिखा उसको ऐसे लिख देना, डेल्टा एक्स लेके चलना। ठीक, क्लियर ना? ये आपका वी एक्स हो गया, वी एक्स की वैल्यू। सेम ऐसे वी वाई हो जाएगा, वी वाई बराबर क्या था, के वाई इंटू आई, तो के वाई तो ऐसे ही रहेगा, और ये एच डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई हो जाएगा, ये आपका
वी वाई हो जाता है। ठीक, सिमिलर। ठीक, चलो अब बस आपको क्या करना है, वी एक्स और वी वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देना। इक्वेशन आपका क्या था, देखो डेल्टा क्या लाया था, डेल्टा वी एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स का कि बाई एक्स, ठीक, एक्स प्लस डेल वी वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई इक्वल टू 0। ये है ना, बस आपको वी एक्स और वी वाई की वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है, रख दो। चलो तो वी एक्स रखोगे क्या आ जाएगा, ये इससे स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डेल एक्स और डेल एक्स रख के यहाँ नीचे स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ देखो एक हम गलती कर रहे थे, जैसे इसका पार्शियल डिफरेंस एक्स किए तो इसका भी एच का भी ऐसे कर देना, ठीक, ऐसे कर देना। ठीक, चलो तो यहाँ पर अब देखो, अब सिंपल ला कर वैल्यू रखो, तो यहाँ पर जब वी एक्स के स्थान पर रखोगे तो यहाँ पर ऐसे लिख दो, नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ किसका, वी एक्स एंड वी वाई। अब रखो, तो जब इसको रखोगे तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा के एक्स इंटू में, अब यहाँ डेल डेल क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यही हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे ऐसे लिख देंगे इसको, डेल एक्स का स्क्वायर, ओहो देखो कुछ इस तरह लिखते हैं, के एक्स इंटू डेल स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा देखो डेल एक्स है तो इसको लिखते हैं डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक, प्लस ऐसे सेम इधर हो जाएगा, ये इसको लाकर यहाँ रखोगे तो के वाई इंटू में, अब यहाँ पर ये हो जाता है डेल और डेल स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई डेल वाई का स्क्वायर। ठीक, ये आपका इक्वेशन आ जाता है किसका, लाप्लास का, यही आपका आ गया इक्वल टू 0। ठीक, समझ में आया ना। अब ये किसके लिए आया, के एक्स के वाई, अभी हमने इक्वल नहीं किया, तो ये कंडीशन आपकी आ गई एन आइसोट्रॉपिक कंडीशन। किसके लिए, एन आइसोट्रॉपिक कंडीशन, आइसोट्रॉपिक कंडीशन इसके लिए आ गया। अगर वहीं आप, अगर हम कंडीशन क्या लेके चले, फॉर आइसोट्रॉपिक कंडीशन के लिए, आइसोट्रॉपिक कंडीशन लेके चले, तो उसके लिए क्या होता है, के एक्स बराबर के वाई होता है। अब ये दोनों बराबर है तो कॉमन लेके हम इधर भेज सकते हैं, तो फाइनली आपका इक्वेशन बस इतने आ जाएगा, डेल स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया किसके लिए, फॉर आइसोट्रॉपिक कंडीशन के लिए। ठीक, क्लियर ना सबको। अब जो ये पूरा हम लैप्लास इक्वेशन यहाँ तक पूरा करते हैं, तो इसको हम एक बोला जाता है फ्लो नेट, उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, पूरे इस लैप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन को। अब फ्लो नेट क्या होता है, ये दो चीजों से फॉर्म होता है, एक आपका पाथ लाइन बोल रहा हूँ, एक आपका फ्लो लाइन और एक इक्विपोटेंशियल लाइन, इन दोनों से ये फॉर्म होता है। ठीक, तो यहाँ लिख दो पूरा यही कि द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग इसके फ्लो नेट के, बाय यूजिंग फ्लो नेट। अब फ्लो नेट क्या होता है, इसे अभी मैं आगे अगले लेक्चर में बताऊंगा, ये काफी बड़ा टॉपिक आ जाता है। ठीक, तो ये बस इतना ध्यान रखो कि जो पूरा लाप्लास इक्वेशन है उसको हम फ्लो नेट पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्लो नेट क्या होता है, ये फॉर्म होता है दो चीजों से, ये एक आपका होता है फ्लो लाइन, एक आपका इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक, तो जो आपका फ्लो नेट होता है, फ्लो नेट इज फॉर्म्ड बाय इसके थ्रू, टू लाइन्स, एक आपका क्या फ्लो लाइन, एक आपका फ्लो लाइन्स होता है और एक आपका क्या होता है इक्विपोटेंशियल लाइन, ये आपका होता है। ठीक, अब यहाँ फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन और अजम्पशन इतना पढ़ लेते हैं तब बंद करें। ठीक, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, चलो तो हेडिंग डाल दो, फ्लो लाइन क्या होता है और इक्विपोटेंशियल लाइन, ये ऐसे डाल लो, पूरा ऐसे लिख लो कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, मतलब कि ये कहाँ से मिलता है, कि जब आपका बाय सॉल्विंग आपका ये लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दो, डिफरेंशियल इक्वेशन, जब आप इसको सॉल्व करोगे तब हमें ऑब्टेन होता है, ये वी ऑब्टेन टू लाइन, मतलब ये यहीं से ऑब्टेन हो रहा है लाप्लास इक्वेशन के थ्रू। कौन कौन सा लाइन, एक आपका आता है फ्लो लाइन,
एक आपका आता है इक्वी पोटेंशियल लाइन। इक्वी पोटेंशियल लाइन। अब फ्लो लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो आपका वाटर का पाथ ऑफ फ्लो है किसी सॉइल मास में, वो आपका रिप्रेजेंट करता है फ्लो लाइन। ठीक, तो ऐसे लिख लो, फ्लो लाइन रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर विद इन द सॉइल। ठीक, मतलब आपका जैसे ये सॉइल मीडियम है, अब आपका पूरा पाथ ऐसे कहाँ से फ्लो हो रहा है, ऐसे जैसे मान लो ये पानी कैसे फ्लो हो रहा है, तो ये आपका फ्लो लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक, चलो अब इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है, ये आपका पूरा ऐसे आपका जैसे हेड लॉस ऐसे एक समान होता है ना, तो ऐसे उनके ज्वाइन होने से बनता है। जैसे मान लो ए पॉइंट पे हुआ, बी पॉइंट पे हुआ, जैसे यहाँ डेल्टा एच हुआ, फिर यहाँ पर भी डेल्टा एच, तो इन पे ऐसे लाइन ज्वाइन करोगे तो जो लाइन फॉर्म होती है मतलब इक्वल हेड के थ्रू, तो वही आपका कहलाता है इक्विपोटेंशियल लाइन। आगे अभी जब फ्लो नेट पढ़ेंगे तो वहाँ काम आएगा ये सब। ठीक, चलो तो लिखो कि ये कैसे फॉर्म होती है। इट इज द लाइन formed by joining किसको, points of equal total head। ठीक, कल आपको जब हम फ्लो नेट पढ़ाएंगे तो वहाँ और ये अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है, जहां पर इक्वल हेड होता है उनको ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रही है उसको इक्विपोटेंशियल लाइन बनता कहते हैं। ठीक, अब इन्हीं दोनों को हम यूज करके एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिसे ही हम फ्लो नेट बोलते हैं। ठीक, ऐसा और एक बार लिख लो, यूजिंग दीज लाइन्स वी फॉर्म a graphical representation ऑफ फ्लो। ठीक, उसी को हम बोला जाता है फ्लो नेट, नॉन एज फ्लो नेट। कल इसको हम पढ़ेंगे फ्लो नेट को। ठीक, उससे पहले एक लास्ट पढ़ लेते हैं कि लाप्लास इक्वेशन के कुछ अजम्पशंस होते हैं। ऐसे लिख लो, हेडिंग डालो, अजम्पशंस ऑफ लाप्लास इक्वेशन। ठीक, कौन कौन से इक्वेशन, पहला तो मैंने बता ही दिया था जब प्रूव करा रहा था कि डार्सी लॉ यहाँ वैलिड होता है, डार्सीज लॉ इज वैलिड। ठीक, हमने यूज भी किया प्रूव करते समय, तो डार्सी लॉ आपका वैलिड होगा। ठीक, आपका जो भी फ्लो होता है यहाँ पर हम लैमिनार फ्लो लेके चलते हैं। ठीक, तो फ्लो इज लैमिनार सबको आता है ना कि ऐसे आप एक समान पूरा रहे। ठीक, वो आपका लैमिनार फ्लो कहलाता है। ऐसे सी आपका आता है कि सॉइल आपका आइसोट्रॉपिक, हमने देखा ना कैसा एनाइसोट्रॉपिक हम नहीं लेके चलते, अभी आगे और प्रूफ आता है जब हम डिस्चार्ज निकालेंगे तो वहाँ हम बताएंगे। ठीक, तो वहाँ पर हम यहाँ मतलब क्या लेके चलते कि सॉइल हमारा हमेशा आइसोट्रॉपिक रहे, तो सॉइल इज आइसोट्रॉपिक। हालांकि हमने निकाला दोनों है, आइसोट्रॉपिक, तो सॉइल हमेशा हम आइसोट्रॉपिक लेके चलते हैं। और डी, हम सॉइल को होमोजीनियस मानते हैं, सॉइल इज होमोजीनियस। ठीक, उसके बाद लास्ट हम लेके चलते हैं कि सॉइल में जो सॉलिड्स है और वाटर उनको हम इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। ठीक, तो सॉलिड्स एंड वाटर्स आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक, तो ये हम मान के चलते हैं। ठीक, चलो अब आगे मैं नहीं पढ़ा रहा इसलिए क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक मैंने पढ़ाए, तो कल मैं स्टार्ट करूँगा फ्लो नेट को। ठीक, फ्लो नेट अभी आपके समझ के चलिए 2 लेक्चर और इसमें लगेंगे। ठीक, मैंने काफ़ी आज छोटा हो सकता है पढ़ाया हो, टाइम का हो सकता है। ठीक, चलो तो कल मिलता हूँ आपका फ्लो नेट के थ्रू। ठीक, चलिए मिलते हैं कल, और थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और न्यूमेरिकल सब लोग लगाते रहिएगा, मैं हर लेक्चर में लास्ट में बोल देता हूँ। ठीक, हम 1 शॉट में न्यूमेरिकल जरूर करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।